वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो अवतल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम ये अपवर्तन से संबंधित है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का जो अनुपात होता है वो नियत रहता है। यानी हम ऐसे लिखते हैं, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू एन। अगला क्वेश्चन है, दर्पण की आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात है वो दर्पण की आवर्धन क्षमता कहलाता है। यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वो आवर्धन क्षमता कहलाता है। और इसका जो फार्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। v है यहाँ पर दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी और u क्या है? दर्पण से वस्तु तक की दूरी है। अगला क्वेश्चन ये बोर्ड का समझ लीजिए वायरल क्वेश्चन है, बिल्कुल पक्का ये आएगा। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रकीर्णन जो है वो बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसका उल्टा क्वेश्चन अगला है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो ध्यान रखना है, बिल्कुल ये वायरल क्वेश्चन है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो ये लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए जितने भी खतरे के सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा भी बनता है, और उत्तल दर्पण में भी कंडीशन है जिसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अंतर क्या है? अंतर देखिए यहाँ पर ये है कि अवतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा आभासी, लेकिन वो बड़ा प्रतिबिंब होगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, अवतल दर्पण में वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन वह उससे छोटा बनता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये रिपीट होता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ आगे लिख करके बता रहा हूँ। लिखा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। ध्यान रखना है, जिसके सापेक्ष होगा वो अक्षर यहाँ पर डिनोट किया जाएगा माध्यम पहले, जिसका अपवर्तनांक लिखा जाएगा वो होगा बाद को। तो यहाँ पर वायु है, वायु मीन्स एयर है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिख दिया गया है ANG इज इक्वल टू 3/2। और
जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है वायु के सापेक्ष, तो ANW इज इक्वल टू 4/3। तो ANG की वैल्यू भी पता है और ANW की वैल्यू पता है। आपको निकालना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल यानी कि WNG निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। WNG इज इक्वल टू, आपको ये याद रखना है, यहाँ पर देखिए कांच का पर G लिखा हुआ है बाद को, तो यही आपको ऊपर लिख जाएगा ANG और नीचे लिखा जाएगा ANW। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कि WNG इज इक्वल टू ANG अपान ANW। ANG की वैल्यू 3/2 हमने देखो यहाँ पर लिख दी है, 3/2। अब फिर ANW की वैल्यू है 4/3, तो ये दर्जा पलट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3/4, यानी 4 नीचे हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। अब इसमें 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो WNG इज इक्वल टू 9/8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रिवाइज करके अच्छी तरह से समझ करके परीक्षा कक्ष में जाना है आपको। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जाती है, यानी कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी बदली जाती है वो पश्चमाभी मांसपेशियों द्वारा की जाती है। ऐसा कि आपको बताया गया है कि नेत्र लेंस में ये गुण होता है, वो गॉड गिफ्टेड होता है, समझ लीजिए कि उसकी फोकस दूरी ये क्या हो जाती है, बदल जाती है। वो नेत्र लेंस की मांसपेशियों द्वारा उसकी फोकस दूरी को बदला जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इसका रीजन है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से। कारण इसका क्या है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की दूरी हमसे ज़्यादा होने के वजह से माध्यम ज़्यादा होता है और माध्यम के कणों में जब ये प्रकाश एंट्री करता है, प्रवेश करता है और हमारे आँख तक पहुँचता है, तो यहाँ पर अन्य रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने की वजह से हमारी आँख तक यही पहुँचता है। इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। तो वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव ये है कि वैद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई चालक तार है, इसमें यदि विद्युत धारा आप पास करें और ये तार क्या हो जाए, गर्म हो जाए, इसका तापमान बढ़ जाए, तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। जैसे विद्युत हीटर है, ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। वैद्युत बल्ब है, ये भी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आता है, विभवांतर का मापन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विभवांतर जो होता है वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में मापा जाता है और इसके लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है और इसे परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में लगाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये बहुत ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आवेश Q, वैद्युत धारा I तथा समय T में रिलेशन क्या है? बार बार आपने पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अगला क्वेश्चन आता है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गतिमान आवेश जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखना है कि स्थिर आवेश, यदि गतिमान यहाँ पर हटा दिया जाए, आवेश
केवल स्थिर यहाँ पर लिख दिया जाए, गतिमान नहीं है बल्कि क्या है, कांस्टेंट है, रुका हुआ है, स्थिर है, बैठा हुआ है। तो यह जो है केवल वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत धारा उत्पन्न करने की डिवाइस क्या है, युक्ति क्या है? तो वैद्युत जनित्र जो है, जिसको हम जनरेटर कहते हैं, जनरेट मीन्स होता है पैदा करना, तो जनरेटर जो होता है वो विद्युत धारा के उत्पन्न करने की डिवाइस है, युक्ति है। अगला क्वेश्चन आता है, चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं वो एक बंद वक्र बनाती है, मतलब जैसे चुंबक है और इससे बल रेखाएं जब खींचेंगी तो ये ऐसे क्लोज परिपथ बनाती हैं, यानी बंद वक्र बनाती हैं, यानी पूरा, और ये एन से स्टार्ट होती हैं और एस की तरफ ख़त्म होती हैं। तो यही देखिए आंसर आपका है, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं जो एन ध्रुव से निकल करके एस ध्रुव में प्रवेश करती हैं। अगला क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओम का नियम सत्य है, केवल धात्विक तथा मिश्र धातु के चालकों के लिए सत्य है। ये ध्यान रखना है कि केवल धात्विक और मिश्र धातु के चालकों के द्वारा के लिए ओम का नियम ये जो है सत्य है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, हीटर का तंतु यानी कि फिलामेंट किस धातु का बना है? तो हीटर का जो फिलामेंट है वो नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है। अक्रिय गैस जैसे नियान, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडॉन, हीलियम, तो ये अक्रिय गैस भरी जाती हैं। और इनके पीछे यानी गैस भरने का कारण क्या होता है? क्योंकि ये अक्रिय गैसें फिलामेंट की जो है उसकी उत्सर्जन दर को, यानी कह सकते हैं उसकी वाष्पन रेट को ये कम करती हैं और बल्ब की लाइफ को बढ़ाती हैं। और अक्रिय गैस ना भर दिया जाए तब भी काम चल सकता है, यदि फिलामेंट के अंदर निर्वात रख दिया जाए। कोई गैस या तो फिर अक्रिय गैस भरें या तो फिर कोई गैस उसमें ना भरें, निर्वात रखें। अगला क्वेश्चन है, लेंस किसे कहते हैं? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों, ध्यान दीजिएगा, जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे इन्होंने कहा है कि ऐसा पारदर्शी माध्यम, यानी वो पारदर्शी माध्यम हो जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोली और एक समतल पृष्ठ के द्वारा घिरा होता है, लेंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक जूल है। तो ध्यान रखना है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल है। क्वेश्चन अगला है, ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर, बाउंड्री लाइन पर एक प्रकाश की किरण अविलंबवत आपतित होती है। ये कैसे? परपेंडिकुलर आपतित होती है। तो अपवर्तन कितने अंश का होगा? ध्यान दीजिएगा, ये पक्का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आउट क्वेश्चन है। जैसे ये कोई बाउंड्री लाइन है जो दो माध्यमों को अलग कर रही है, इस पर ये किरण ऐसे नॉर्मल आ रही है, यानी कि अभिलंबवत आ रही है, तो वहाँ क्या होगी? अपवर्तन 0 अंश होगा, यानी बिना अपना मार्ग बदले सीधी निकल जाएगी। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या होता है? वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर की तरफ हो जाती है? अविलंब की तरफ मुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई बाउंड्री लाइन है जो दो माध्यमों को अलग करती है, और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई है इस पर, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अविलंब की तरफ झुक जाएगी। ये ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर के बना है। कितने रंगों से मिलकर के? 7 कलर्स, 7 रंगों से मिलकर के बना है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। मानव नेत्र की समंजन क्षमता यह है कि नेत्र लेंस द्वारा, यानी मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा कि मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश में इंद्रधनुष बनने का रीजन क्या है, कारण क्या है, इंद्रधनुष क्यों बनता है? तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। प्रकाश किस वजह से? अपवर्तन की वजह से होता है। और ये बरसात के दिनों में बनता है। जब बरसात पानी बंद हो जाता है तो उसके बाद सूर्य जिधर की तरफ होता है उसके अपोजिट साइड में इंद्रधनुष बनता है। उसमें 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं? तो ध्यान रखना है, बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ये ध्यान रखना है क्योंकि फ्लेमिंग का दायां भी हाथ है, तो ये बायां हाथ बल में बादशाह आता है और यहाँ पर बाएं हाथ में भी बादशाह आता है। कंपेरिजन करके आप इसको याद रख सकते हैं। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। देखिए यहाँ पर भी डिवीजन में क्वेश्चन हुआ है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्या चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं? कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट ही नहीं सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष कैसे दूर करते हैं? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। ये भी ध्यान रखना है। जिधर की तरफ दोष हो, निकट दृष्टि दोष हो तो निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? वो ध्यान रखना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम प्रोटॉन पर चार्ज होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है, यहाँ पर आप माइनस लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जगह पे। नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको मेहनत से पढ़िएगा, ठीक है। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे YouTube चैनल से पर कमेंट कर सकते हैं और या फिर हमारे WhatsApp नंबर से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।